नमस्ते और शांति के इस क्षेत्र में आपका स्वागत है। अभी आप जहां कहीं भी हैं, खुद को एक गहरा धीमा श्वास लेने दें और फिर धीरे से श्वास बाहर छोड़ें। दिन भर के सभी विचारों को जाने दें। अब उनका कोई महत्व नहीं है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो सामान्य अनुभव की सीमाओं से परे है, जो हमारे ज्ञात मानचित्रों की सीमाओं से परे है और यहां तक कि समय की हमारी समझ से भी परे है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की, एक दुनिया, एक ग्रह की, जहां हमारे ब्रह्मांड का मौलिक नियम, समय की तीर, आरो ऑफ टाइम, विपरीत दिशा में इंगित करती है। क्या होगा अगर आप बूढ़े होने के बजाय जवान होते जा रहे होते? क्या होगा अगर आपको भविष्य याद हो, लेकिन आप अतीत को न जानते हो? नींद के लिए दिए गए इस पाठ में हम मिलकर इस विरोधाभासी दुनिया का अन्वेषण करेंगे। विश्लेषण करने की कोशिश न करें, बस सुनते रहे। अपनी चेतना में छवियों को जन्म लेने दे, जो आपको लोरी की तरह सुला देंगी और आपको एक गहरी, स्फूर्तिदायक नींद में ले जाएंगी। क्या आप उस जगह जाने के लिए तैयार हैं, जहां अंत ही सिर्फ शुरुआत है? इससे पहले कि हमारे विचारों का यह अंतरिक्ष यान अपने गंतव्य तक पहुंचे, आइए एक पल के लिए हम उस परिचित स्थान पर रुके जिसे हम जानते हैं। हमारे ब्रह्मांड में समय केवल एक ही दिशा में बहता है, अतीत से भविष्य की ओर। वैज्ञानिक इसे समय की तीर, एरो ऑफ टाइम, कहते हैं। और इस तीर का मुख्य चालक ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, जिसे एंट्रोपी नामक अवधारणा से जाना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो एंट्रोपी किसी प्रणाली में अव्यवस्था या अराजकता का माप है। और यह नियम कहता है कि एक बंद प्रणाली में, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड, अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। मेज से गिरी हुई प्याली कई टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे अराजकता बढ़ जाती है। वह कभी भी अपने आप वापस जुड़कर एक नहीं हो सकती। गर्म चाय वातावरण में गर्मी छोड़कर ठंडी हो जाती है, लेकिन ठंडी चाय अपने आप गर्म नहीं होगी। यह है समय की गति, जैसा कि हम इसे जानते हैं। व्यवस्था से अराजकता की ओर, जन्म से मृत्यु की ओर। लेकिन क्या होगा अगर हम एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां यह कानून विपरीत तरीके से काम करता हो, जहां एंट्रोपी बढ़ती नहीं बल्कि घटती हो, जहां टूटी हुई प्यालियां अपने आप मेज पर इकट्ठी हो जाती है और ठंडा हो चुका चाय फिर से गर्म होने लगता है। यह वह दुनिया है जहां हम जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां समय की तीर उल्टी दिशा में है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह एक विचार प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट है, जो हमें वास्तविकता के ताने बाने को एक नए तरीके से देखने के लिए मजबूर करता है। और अब हम इस अविश्वसनीय वास्तविकता में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। हमारा अंतरिक्ष यान धीमा हो रहा है। खिड़की से दिखने वाला ब्रह्मांड का अंधेरा वैसा नहीं है जैसा हमने देखा था। तारे सिर्फ चमक नहीं रहे, वह अपनी रोशनी को वापस अपने अंदर खींच रहे हैं और ज्यादा चमकदार और गर्म होते जा रहे हैं, मानो वह किसी चकाचौंध वाली चमक में अपने नए जन्म की तैयारी कर रहे हों। ये पहला संकेत है कि हमने सीमा पार कर ली है। हम उस ग्रह के करीब पहुंच रहे हैं जिसे हम क्रोनोस इनवर्सस कहेंगे। कक्षा और नॉर्बिट से यह बेहद आकर्षक लगता है। बादल आसमान में बह नहीं रहे, बल्कि शुद्ध हवा से घने होकर फिर बारिश बनकर आसमान की तरफ ऊपर बरस रहे हैं। नदियां समुद्र की तरफ नहीं, बल्कि उससे दूर बह रही है, हजारों छोटी धाराओं में बंटकर पहाड़ों की चोटियों की ओर दौड़ रही है। पहाड़ कटाव एरोजन से नष्ट नहीं हो रहे, बल्कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धूल के कणों और पत्थरों को इकट्ठा करके विशाल शिखरों का रूप ले रहे हैं। हम उतरने की तैयारी कर रहे हैं और सिस्टम दिखाते हैं कि यहाँ का वातावरण सांस लेने लायक है। लेकिन इस धरती के करीब आने का एहसास बहुत ही अजीब है। यह डेजा वू का एक अनुभव है, जो पूरी तरह से अनजान होने की भावना में घुला हुआ है। जैसे आप उस जगह वापस लौट रहे हैं जहां आप कभी गए ही नहीं, फिर भी किसी वजह से आपको वह याद है। मानो आपका भविष्य का मैं आपको संकेत भेज रहा है। उन बातों की यादें जो अभी आपके साथ नहीं हुई हैं, लेकिन उसके साथ हो चुकी हैं। शैफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। हवा में ओजोन और गीली मिट्टी की खुशबू है, लेकिन यह नाश का नहीं,
बल्कि सृजन, क्रिएशन का सुगंध है। आप ग्रह की सतह पर अपना पहला कदम रखते हैं, जहां समय विपरीत दिशा में चलता है और आपके आसपास की दुनिया धीरे धीरे भविष्य से अतीत की तरफ सिमटने लगती है। यह पहला कदम दरअसल इस ग्रह पर आपका आखिरी कदम है। आप अभी अभी आए हैं, लेकिन आपकी यात्रा यहां अपने शुरुआत तक पहुंचने वाली है। हकीक तो अपने पैरों के नीचे की यह नरम मुलायम मिट्टी महसूस कीजिए। ये कड़क नहीं हो रही, बल्कि आपके हर अगले कदम से और ज्यादा पोली, भुरभुरी हो रही है, मानो आपको स्वीकार करने की तैयारी कर रही हो। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कदम रखने से पहले निशान बन जाता है, जहां शब्द से पहले उसकी गूंज सुनाई देती है। और आप इस दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं, उस आगमन बिंदु पर जो यहाँ के निवासियों के लिए आपके विदाई का बिंदु है। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं, तो आपको यहाँ की स्थानीय वनस्पति दिखाई देती है। यहाँ पेड़ बीजों से नहीं उगते। इसके विपरीत विशालकाय घने फैले हुए पेड़ धीरे धीरे सिकुड़ते हैं। उनकी शाखाएं तने में वापस खिंच जाती हैं, पत्तियां कलियों में बदल जाती है और तना पतला होता जाता है। अंत में यह एक नन्हा सा अंकुर बन जाता है, जो फिर से जमीन में समा जाता है और पीछे केवल एक बीज छोड़ जाता है। आप जमीन पर एक गिरा हुआ पत्ता देखते हैं। यह सड़ता नहीं है, यह धीरे धीरे हरा होता जाता है, इसमें रस भरता जाता है। और फिर एक पल आता है जब यह ऊपर की ओर उड़ता है और वापस पेड़ की शाखा से जुड़ जाता है। यहाँ पौधों के जीवन का पूरा चक्र जटिलता से सरलता की ओर है, मृत्यु से जन्म की ओर का सफर है। फूल खिलते नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत अपनी पंखुड़ियों को समेटकर कली बन जाते हैं, दुनिया से अपनी सुंदरता छिपा लेते हैं। फल भी टहनी से नीचे नहीं गिरते, बल्कि जमीन से ऊपर की ओर उड़ते हैं, धीरे धीरे सिकुड़ते हुए फूल में बदल जाते हैं। यह नजारा एक साथ सुंदर भी है और थोड़ा बेचैन करने वाला भी। यह हमारी गहरी सहज वृत्तियों को तोड़ता है। हम वृद्धि और खिलने में जीवन का प्रतीक देखते आए हैं और मुरझाने में अंत का। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है। मुरझाना यहाँ रंगों के विस्फोट की तैयारी मात्र है, जबकि बढ़ना गायब होने का रास्ता है। आप ऐसे ही एक पेड़ के पास जाते हैं। उसकी छाल छूने में गर्म और जीवंत लगती है। आप महसूस करते हैं कि इसमें रस बह रहा है, लेकिन वह पत्तियों की ओर ऊपर नहीं, बल्कि जड़ों की ओर नीचे बह रहा है, अपनी ऊर्जा धरती को लौटा रहा है। ये पेड़ कुछ लेता नहीं, बल्कि देता है। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन यहाँ यह प्रक्रिया उलटी है। पेड़ ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, जिसे फिर जानवर सोख लेंगे। यह पारिस्थितिकी तंत्र एक आदर्श बंध चक्र है, लेकिन यह हमारे लिए अपरिचित दिशा में काम कर रहा है। आप इस सिकुड़ते हुए विशालकाय पेड़ की छाव में खड़े हैं और समझते हैं कि उसके लिए यह अंत नहीं, बल्कि भोर है। उसका सबसे शानदार दौर, उसकी जवानी अभी आगे है, जब वह एक छोटा और नाजुक अंकुर बनेगा। यह हमें जीवन और मृत्यु के बारे में अपनी खुद की धारणा पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। क्या पता हमारा अंत भी किसी और की शुरुआत हो। अब आइए हम इस दुनिया के जीव जंतुओं पर ध्यान दें। दूर आपको हिरणों से मिलते जुलते बहुत ही आकर्षक जानवरों का एक झुंड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये चर नहीं रहे हैं। ये अपने मुंह से पूरी तरह से चबाई हुई घास बाहर निकाल रहे हैं, जो घास के मैदान में वापस जाकर पूरी और साबुत घास की पत्तियों में बदल जाती है। यहाँ जानवर खाते नहीं हैं, बल्कि विपरीत भोजन, एंटी ईटिंग करते हैं। पाचन की प्रक्रिया उलटी दिशा में काम करती है। वे भोजन को त्यागते समय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सरल पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। इनका जीवन चक्र भी उलट है। जीवन भर का अनुभव समेटे हुए बूढ़े और समझदार जीव एक दिन जमीन पर लेट जाते हैं और सरल तत्वों में बिखर जाते हैं। ये तत्व फिर उनकी मां के शरीर में एकत्रित होते हैं, जहां से वे छोटे और ऊर्जा से भरपूर होकर जन्म लेते हैं। यहाँ शिकारी शिकार नहीं करते, वे पहले से मृत शिकार को खोजते हैं, जो उनके मुंह में जाते ही फिर से जीवित हो जाता है। इसके बाद
शिकारी उसे पूरी शक्ति और स्वास्थ्य के साथ आजाद कर देते हैं। ओसीना सोच ले, यहाँ शिकारी शिकार का संबंध विनाश नहीं, बल्कि सृजन का कार्य है। इस दुनिया में खतरा ये नहीं है कि आपको खा लिया जाएगा, बल्कि ये है कि आपको सृजित नया जीवन प्रदान कर दिया जाएगा। आप एक पक्षी को उड़ते हुए देख रहे हैं। ये आगे बढ़ने के बजाय धीमा होने के लिए पंख फड़फड़ाते हुए पूंछ की तरफ उड़ रहा है। ये घोंसला बनाता नहीं, बल्कि उसे तिनका तिनका करके खोल देता है। चूजे अंडों से निकलते नहीं, बल्कि वापस उनमें समा जाते हैं, जिसके बाद अंडा पूरी तरह से साबुत हो जाता है और मां उसे वापस अपने शरीर में ले लेती है। इस दुनिया की आवाजें भी असाधारण हैं। पक्षी गाते नहीं, वे अपनी चोंच में खामोशी भरते हैं। उनकी मीठी आवाजें चरम ऊंचाई से शुरू होती हैं और पूरी चुप्पी में विलीन हो जाती है। शिकारी की दहाड़ हमले की धमकी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि शिकार को पुनर्जीवित करने का कार्य पूरा हो गया है। अपीख, यह संपूर्ण जीव जगत पूर्ण तालमेल में रहता है, लेकिन यह तालमेल हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। यहाँ अस्तित्व की लड़ाई संसाधनों के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि उन्हें वापस देने की प्रक्रिया है। शक्ति जीवन लेने की क्षमता में नहीं, बल्कि उसे लौटाने की क्षमता में निहित है। और इन अद्भुत जीवों को देखकर आप समझने लगते हैं कि जीवन सबसे अकल्पनीय रूपों में भी मौजूद हो सकता है और इसके नियम उतने निरपेक्ष पूर्ण नहीं है जितना हम सोचते हैं। अब वक्त है कि हम क्रोनोस इन्वर्सस पर मौजूद बुद्धिमान जीवन के बारे में बात करें। उस समाज की कल्पना कीजिए जहां समय उलटी दिशा में बहता है। कल्पना करें एक शहर की। उसमें इमारतें बनाई नहीं जाती हैं, बल्कि इसके विपरीत धीरे धीरे तोड़ी जाती हैं। नए चमकदार गगनचुंबी इमारतें धीरे धीरे खंडहरों में बदल जाती हैं, जिन्हें फिर ईंट ईंट करके हटा दिया जाता है, जब तक कि उनकी जगह एक साफ मैदान न बच जाए। इस दुनिया के निवासियों के लिए खंडहर पतन का प्रतीक नहीं है, बल्कि भविष्य की महानता का सूचक है। वे मलबे को देखते हैं और उसमें एक भव्य महल देखते हैं। उनकी वास्तुकला अनुमानित विघटन, प्रिडिक्टेबल डिके की वास्तुकला है। इस दुनिया के निवासी, जिन्हें हम क्रोनोनॉट कहेंगे, वे धरती से जन्म लेते हैं। अपने सफर के अंत में एक बूढ़ा ज्ञानी व्यक्ति कब्र में लेट जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे मां के गर्भ में सिमट जाता है। आए, उनके लिए जन्म सबसे दुखद पल है, क्योंकि यह दुनिया को अलविदा कहने जैसा है। और मृत्यु सबसे खुशी का क्षण है, क्योंकि यह वह पल है जब वे ज्ञान और अनुभव की पूरी परिपूर्णता हासिल करते हैं, जिसे वे अपनी उलटी जिंदगी में धीरे धीरे खोते चले जाएंगे। वे दुनिया के पूरे ज्ञान के साथ बूढ़े के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वे जवान होते जाते हैं और मूर्ख बनते जाते हैं। सब कुछ भूलते जाते हैं जो वे जानते थे। उनकी शिक्षा अनलर्निंग, यानी सीखे हुए को भूलने की एक प्रक्रिया है। बच्चे स्कूल इसलिए आते हैं ताकि वे जटिल प्रमेयों को भूल सकें और साधारण सच्चाइयों को सीख सकें। उनका लक्ष्य ज्ञान जमा करना नहीं, बल्कि उससे छुटकारा पाना है, ताकि वे अपने शैशवावस्था की मृत्यु के क्षण तक शुद्ध मासूम नादानी की अवस्था प्राप्त कर सकें। उनका भाषा तंत्र भी उलटा काम करता है। वे वाक्यों को अंत से शुरू करते हुए बोलते हैं। उन्हें समझने के लिए आपको वाक्य के पूरा होने का इंतजार करना होगा और फिर उसे अपने मन में उलटे क्रम में दोहराना होगा। अच्छा होगा, सब कुछ तुम्हारे लिए। वे ऐसा कहते हैं और यह उनके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक लगता है। आप इस शहर की सड़कों पर चलते हैं और देखते हैं कि लोग उल्टे कदमों से पीछे की तरफ चल रहे हैं। वे यह नहीं देखते कि कहां जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें याद होता है कि वे कहां पहुंचेंगे। आइए, क्रोनोनॉट्स, समय यात्रियों के मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं। वे दुनिया को कैसे देखते हैं, जिनके पास भविष्य की यादें हैं, लेकिन अतीत का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। उनके लिए आश्चर्य या अचानक जैसा कुछ होता ही नहीं। उनका हर दिन उनकी यादों से पहले ही तय होता है। उन्हें पता होता है कि वे किससे मिलेंगे,
क्या बात करेंगे और उन्हें कैसा महसूस होगा। उनकी जिंदगी खोजों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि पूर्वानुमेय हानियों का सिलसिला है। उन्हें पता होता है कि वे अपनी मोहब्बत से कब मिलेंगे, लेकिन साथ ही उन्हें उस तारीख और समय की भी जानकारी होती है जब उनका प्यार खत्म हो जाएगा और वे पहली बार अजनबियों की तरह मिलेंगे। ऐसे संसार में रिश्तों की कल्पना कीजिए। उनकी शुरुआत विदाई की कड़वाहट से होती है। दो लोग जो कभी साथ थे, हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए मिलते हैं। फिर जैसे जैसे वे जवान होते जाते हैं, उनका रिश्ता और गहरा और मधुर होता जाता है। वे साथ में परिपक्वता, जुनून और मोहब्बत के द्वार से गुजरते हैं, जब तक कि वे अपनी पहली सबसे रोमांचक डेट तक नहीं पहुंच जाते। और उसके बाद वे सड़क पर दो बिल्कुल अजनबी लोगों की तरह मिलते हैं और एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए गुजर जाते हैं। उनका प्यार कड़वे अंत से शुरू होकर उस खुशनुमा शुरुआत तक का सफर है, जो साथ ही उनकी जान पहचान का अंत भी है। अब अपराध और सजा के बारे में क्या? यहाँ की न्याय प्रणाली निवारक रूप से काम करती है। किसी व्यक्ति को इसलिए जेल नहीं भेजा जाता कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए भेजा जाता है कि वह क्या करने वाला है। जिस क्षण वह अपराध करता है, उसी क्षण वह आजाद हो जाता है, क्योंकि उसकी सजा की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी होती है। उनके लिए यह तार्किक है। सजा अपराध को रोकने के लिए उससे पहले होनी चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि यह उसे रोकती नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करती है कि वह घटित होगा। उनका पूरा जीवन भाग्यवादी फैटलिज्म है। हमारे जैसी आज़ाद इच्छा शक्ति फ्री विल उनके पास नहीं है, क्योंकि भविष्य पहले ही घटित हो चुका है और उनकी यादों में दर्ज है। वे अपनी कार्यवाहियों को बदल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने से कारण और प्रभाव कॉज़ैलिटी का क्रम टूट जाएगा, जो उनके संसार में उलटा काम करता है। वे एक ऐसे नाटक के पात्र हैं जिसे वे पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, शुरुआत तक। आइए विपरीत समय या उलटकाल वाले संसार की अर्थव्यवस्था और तकनीक पर विचार करें। यहाँ उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, दरअसल चीजों को जोड़ने की नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ने या विखंडन, डिसअसेंबली की प्रक्रिया है। कारखाने नई वस्तुएं नहीं बनाते, इसके बजाय वे उपभोक्ताओं से इस्तेमाल की हुई टूटी फूटी चीजें लेते हैं और उन्हें वापस कच्चे माल की स्थिति तक विउत्पादित, गैर उत्पादन कर देते हैं। असेंबली लाइन पर काम करने वाला मजदूर कार को जोड़ता नहीं है, बल्कि उसे सावधानी से एक एक पुर्जा अलग करता है, जब तक कि अंत में धातु, प्लास्टिक और रबर का एक ढेर न बच जाए। यहां दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने कितना जमा किया, बल्कि इस बात से कि आपने कितना त्याग दिया या छुटकारा पा लिया। सबसे अमीर लोग वे हैं जो खाली घरों में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सभी फर्नीचर और उपकरणों को वापस खरीदकर, यानी देकर, बेच दिया है। पैसा विपरीत दिशा में बहता है। जब आप कुछ खरीदते हैं, तो आप सामान देते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं। आपका बटुआ खाली होने के बजाय भरता जाता है। इसीलिए हर किसी का लक्ष्य ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि जितना हो सके उतना ज्यादा खर्च, यानी सामान देकर पैसे लेना, करना होता है। काम एक ऐसी जगह है जहां आप पैसे देते हैं और एक ऐसा कार्य करते हैं जो व्यवस्था, ऑर्डर को कम करने की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अग्निशमन कर्मी, फायरमैन, आग बुझाता नहीं, बल्कि उसे लगाता है। वह जले हुए घर पर आता है और विशेष उपकरणों की मदद से उसे राख से पुनर्स्थापित कर देता है, आग को वापस उसके स्रोत तक पहुंचाता है। उनके लिए वह एक हीरो, एक सृजन करता है। अब तकनीक की बात करते हैं। यहाँ कंप्यूटर गणना, कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि विपरीत गणना, एंटी कैलकुलेशन करते हैं। आप उत्तर डालते हैं और प्रोग्राम आपके लिए शुरुआती डेटा और सवाल खोजता है। है इंटरनेट जानकारी पाने का नहीं, बल्कि उसे मिटाने का जाल है। आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और जानकारी आपके दिमाग और सर्वर दोनों से गायब हो जाती है। उनके लिए प्रगति, प्रोग्रेस ही प्रतिगमन, रिग्रेस है।
नवीनतम तकनीकें सबसे आदिम, पुरानी होती है। उनकी सभ्यता जटिल अंतरिक्ष यानों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भाप इंजनों की ओर और फिर पत्थर के औजारों की ओर बढ़ रही है। उनका स्वर्ण युग उस सुदूर भविष्य में है जो हमारे लिए उनका आदिम अतीत है। यह एक ऐसा संसार है जहां नवाचार, इनोवेशन, सरलीकरण है और विकास जड़ों की ओर लौटना है। और इसमें, चाहे यह कितनी भी अजीब लगे, अपनी एक अलग तर्क शक्ति, लॉजिक है। क्रोनोस इन्वर्सस की कला और संस्कृति एक अलग ही मनमोहक विषय है। कल्पना कीजिए एक चित्रकार की। वे कैनवास पर रंग लगाने के लिए सफेद कपड़ा नहीं लेता। इसके विपरीत वे एक तैयार उत्कृष्ट कृति, मास्टरपीस से शुरुआत करता है और उसका काम है धीरे धीरे, परत दर परत, कैनवास से रंग हटाना जब तक कि वह पूरी तरह से साफ न हो जाए। सृजन का कार्य दरअसल मिटाने का कार्य है। सबसे महान कलाकार वे माने जाते हैं जो अपने पीछे सबसे साफ कैनवस छोड़ जाते हैं। मूर्तिकार भी एक बनी बनाई मूर्ति से काम शुरू करता है और धीरे धीरे, टुकड़ा दर टुकड़ा, उसमें संगमरमर, मार्बल जोड़ता जाता है जब तक कि वह एक बेडौल चट्टान में न बदल जाए। उसका लक्ष्य दुनिया के सामने रूप को प्रकट करना नहीं, बल्कि उसे छिपाना होता है। ओ, संगीतकार अपनी सिम्फनी उल्टी दिशा में बजाते हैं। कंसर्ट की शुरुआत पूर्ण शांति के बीच गड़गड़ाती तालियों से होती है। फिर ऑर्केस्ट्रा अंतिम निर्णायक रचना बजाना शुरू करता है, जो जोरदार, विजय के भाव वाले तारों से शुरू होकर शांत और कोमल स्वरों की ओर बढ़ती है। संगीत विकसित नहीं होता, बल्कि सिकुड़ता जाता है जब तक कि वह सिर्फ एक ही नोट में दबकर शांत नहीं हो जाता। उसके बाद हॉल में सन्नाटा छा जाता है और दर्शक चले जाते हैं। लेखक किताबें लिखते नहीं, बल्कि उन्हें मिटाते हैं। वे एक तैयार खंड, वॉल्यूम उठाते हैं और पन्ना दर पन्ना, शब्द दर शब्द, पाठ को तब तक मिटाते जाते हैं जब तक कि कागज का एक ढेर बाकी न रह जाए। उनके लिए महान उपन्यास वह है जिसमें भविष्य में एक भी शब्द न बचा हो। टी इतिहास एक विज्ञान के रूप में यह अतीत की भविष्यवाणी करता है। इतिहासकार भविष्य का अध्ययन करते हैं ताकि वे ये समझ सकें कि किन घटनाओं के कारण वे चीजें हुईं जो उन्हें पहले से ही याद है। उनके अभिलेखागार, आर्काइव्स, ऐसे दस्तावेजों से भरे होते हैं जो अभी तक लिखे नहीं गए हैं। वे जानते हैं कि युद्ध का अंत क्या होगा, इससे पहले कि वह शुरू भी हो, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वह किस कारण से शुरू हुआ। उनका काम है अतीत में उस कारण को ढूंढना जो उनके लिए धुंधला और अज्ञात है। उनकी पूरी संस्कृति समय के उनके बोध का प्रतिबिंब है। यह नई चीजें बनाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि मौलिकता की ओर लौटने का प्रयास करती है। यह आत्म अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मविस्मरण, खुद को भुला देना चाहती है। यह एक ऐसी संस्कृति है जो संगीत से ज्यादा चुप्पी को और रूप, फॉर्म से ज्यादा खालीपन को महत्व देती है। आइए जन्म और मृत्यु की बात करें, या जैसा कि क्रोनोनॉट्स क्रोनोनॉट्स उन्हें कहते हैं, आगमन, आगमन और विदाई, विदाई। उनके लिए यह विदाई ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आनंददायक पल होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी युवावस्था के चरम पर पहुंच जाता है, हमारे हिसाब से लगभग 100 साल की उम्र में, तो उसमें वापस मूल स्रोत की ओर लौटने की एक तीव्र इच्छा जागृत होती है। वह एक विशेष स्थान पर जाता है जिसे आप कब्रिस्तान कह सकते हैं, पर शायद पुनर्जन्म स्थल, पुनर्जानेम स्थल कहना ज्यादा सही होगा। वहां वह धरती में लेट जाता है। उसका शरीर विघटित नहीं होता, बल्कि वह संघनित होकर सिकुड़ने लगता है, एक एकल कोशिका, सिंगल सेल में सिमट जाता है। और फिर यह कोशिका रहस्यमय तरीके से उसकी भावी मां के शरीर में पहुंच जाती है। यह पूरी प्रक्रिया अनुष्ठानों और उत्सवों से घिरी होती है। रिश्तेदार एकत्रित होते हैं ताकि मरने वाले को उसके जल्द होने वाले जन्म की बधाई दे सकें। वे खुशी के गीत गाते हैं और उसके भविष्य को याद करते हैं। यह मृत्यु कोई त्रासदी, ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक विजय है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति अंततः भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त होता है और शुद्ध क्षमता, प्योर पोटेंशियल की अवस्था में प्रवेश करता है।
लेकिन आगमन, अराइवल यानी जन्म, एक दुखद घटना होती है। यह जीवन के अंतिम चरण, गहरी वृद्धावस्था में होता है। व्यक्ति झुर्रियों, सफेद बालों के साथ और अपने भविष्य के जीवन की पूरी यादों के साथ दुनिया में आता है। वह उन सभी दुखों और खुशियों को जानता है जिन्हें उसे भूलना है। उसके पहले शब्द तुतलाहट नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भरे उपदेश होते हैं। लेकिन उसका शरीर कमजोर और दुर्बल होता है। परिवार इस नवजात वृद्ध का स्वागत शांत उदासी के साथ करता है। वे जानते हैं कि उसे जीवन की सीढ़ी से नीचे एक लंबा और कठिन रास्ता तय करना है। उसे अपने दोस्तों और प्रियजनों को खोना पड़ेगा जब वे जन्म ले रहे होंगे। उसे अपनी पसंदीदा किताबें और संगीत भूलना पड़ेगा। बौद्धिक स्तर पर उसे लगातार कमजोर होते जाना होगा, जब तक कि वह दुनिया से अपनी विदाई के लिए तैयार होते हुए एक लापरवाह मगर अज्ञानी शिशु की अवस्था तक न पहुंच जाए। हमारे लिए सबसे मौलिक समझ की यह उलटी व्यवस्था, इन्वर्जन, पूरी तरह से अलग मूल्य प्रणाली, सिस्टम ऑफ वैल्यूज का निर्माण करती है। वे मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि उसका इंतजार करते हैं। और वे जन्म पर खुशी नहीं मनाते, बल्कि नवजात शिशुओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। आइए इस उलटी दुनिया में जानकारी और ज्ञान की अवधारणा को समझते हैं। क्योंकि क्रोनोनॉट, समय यात्री, भविष्य को याद रखते हैं, इसलिए उनके लिए खोज, डिस्कवरी जैसी कोई चीज है ही नहीं। जो कुछ भी इजाद किया जा सकता था, वह उनके भविष्य में पहले ही इजाद हो चुका है और उन्हें वह सब याद है। उनका विज्ञान नई चीजें खोजने में नहीं, बल्कि पहले से ज्ञात चीजों को सूचीबद्ध करने और व्यवस्थित करने में लगा रहता है। यहाँ वैज्ञानिक शोधकर्ता कम, बल्कि एक अभिलेखागार पालक, आर्काइविस्ट, ज्यादा होता है। वह परिणाम जानने के लिए प्रयोग नहीं करता। वह परिणाम पहले से जानता है और प्रयोग सिर्फ यह देखने के लिए करता है कि वह कैसे घटित होगा। क्रोनोस इन्वर्सस, क्रोनोस इन्वर्सस की लाइब्रेरी की कल्पना कीजिए। यहाँ किताबें लिखी नहीं जाती, बल्कि अलिखी की जाती है। नई किताबें पहले से लिखी हुई, पता नहीं कब और किसके द्वारा, अलमारियों पर प्रकट होती है। लाइब्रेरियन का काम उन्हें संभाल कर रखना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें सही समय पर मिटा दिया जाए। ज्ञान उनके लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक बोझ है। आप जितना ज्यादा जानते हैं, उतना ही ज्यादा आपको भूलना पड़ेगा। उनकी शिक्षा प्रणाली बौद्धिक अधोगति, डिग्रेडेशन के सिद्धांत पर आधारित है। यूनिवर्सिटी में वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रवेश करते हैं जो विशेषज्ञ बनकर बाहर निकलते हैं। कॉलेज में वे अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता भूल जाते हैं और व्यापक ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्कूल में वे इसे भी खो देते हैं, केवल बुनियादी बातें सीखते हैं। और किंडरगार्टन में वे आनंदमय अज्ञानता, ब्लिसफुल इग्नोरेंस की स्थिति प्राप्त करते हैं। उनका बौद्धिक विकास सब कुछ जानने से लेकर मासूमियत की ओर जाने वाला सफर है। उनकी दुनिया में खबरें अतीत की होती हैं। टीवी पर उद्घोषक कहता है, कल एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण आज हम सब कुछ याद रखते हैं। उनके लिए अतीत एक पहेली है जिसे उन्हें समझना होता है, ताकि वे उन परिणामों के कारणों को जान सके जो उन्हें पहले से ज्ञात है। वे ऐसे जासूसों की तरह हैं जिन्हें पता है कि हत्यारा कौन है, लेकिन उन्हें अपराध के मकसद और परिस्थितियों का पता नहीं है। यह एक अजीब मानसिक स्थिति पैदा करता है। वे पूर्ण पूर्वानुमान, एब्सोल्यूट प्रेडिक्टेबिलिटी की दुनिया में रहते हैं, फिर भी वे मूल कारणों की समझ से वंचित है। उन्हें क्या पता है, लेकिन क्यों नहीं पता। उनकी बुद्धिमत्ता एक ऐसे भाग्यवादी की है जिसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके उद्गम को नहीं समझता। और शायद उनकी सबसे बड़ी त्रासदी यही है, सब कुछ जानना, लेकिन कुछ भी न समझना। आइए हम कालयात्रियों, क्रोनोनॉट्स के समाज के नियम और नीति शास्त्र पर विचार करें। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, यहाँ सजा अपराध से पहले दी जाती है, लेकिन यह नैतिक चुनाव को कैसे प्रभावित करता है? अगर किसी व्यक्ति को पता है कि वह भविष्य में कोई बुरा काम करेगा और उसने उसकी सजा पहले ही काट ली है,
तो क्या उसके पास वह काम न करने का कोई प्रोत्साहन, स्टिमुलस बचता है? नहीं। इसके विपरीत उसे वह अपराध करना आवश्यक है ताकि वह कारण कार्य की श्रृंखला, कॉजल चेन को पूरा कर सके। उनके संसार में पाप या दोष जैसी कोई अवधारणा नहीं है। वहां केवल अनिवार्यता, इनेविटेबिलिटी है। व्यक्ति अपने भविष्य के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वह उन्हें बदल नहीं सकता। वह बस उस पटकथा का अनुसरण कर रहा है जो उसकी स्मृति में पहले से ही लिखी जा चुकी है। उनका नीति शास्त्र स्वतंत्र इच्छा पर नहीं, बल्कि कार्य निष्पादन के सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स ऑफ एग्जीक्यूशन पर आधारित है। अच्छा व्यक्ति वह नहीं माना जाता जो अच्छा करता है, बल्कि वह माना जाता है जो अपनी निर्धारित नियति, डेस्टिनी का सबसे सटीक और सुरुचिपूर्ण ढंग से पालन करता है, चाहे वह नियति किसी नायक की हो या खलनायक की। यहाँ न्यायाधीश सजा नहीं सुनाते, वे उसे निरस्त, कैंसल करते हैं। प्रक्रिया कुछ ऐसी दिखती है। सजा याफ्ता व्यक्ति जेल से बाहर आता है, अपराध करता है और फिर अदालत आता है, जहां न्यायाधीश उसे दोषमुक्त करने का फैसला सुनाता है क्योंकि उसकी सजा पहले ही पूरी हो चुकी है। पुलिसकर्मी अपराधों की जांच नहीं करते, वे उनकी रोकथाम करते हैं। वे लोगों को कुछ भी करने से कई साल पहले ही गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन यह गिरफ्तारी भविष्य को बदलती नहीं है, बल्कि केवल उसकी पुष्टि करती है। और अच्छे कार्यों का क्या? यहाँ परोपकार, चैरिटी, वास्तव में एक छीन लेने की प्रक्रिया है। आप किसी गरीब के पास जाते हैं और उससे वह पैसा या भोजन छीन लेते हैं जो उसने भविष्य में आपसे प्राप्त किया होगा। किसी की मदद करके आप उसके लिए भविष्य में एक समस्या पैदा कर रहे हैं, जिसे आपको ही आगे चलकर सुलझाना होगा। उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था पूर्व निर्धारित, प्रीडिटर्मिन्ड घटनाक्रम का एक जटिल नृत्य है, जहां हर कदम पहले से ही मालूम है। इसमें हमारी समझ के अनुसार सहजता, स्पॉन्टेनिटी, दया या प्रायश्चित, रिडेम्पशन के लिए कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ काल प्रवाह, टेम्पोरल फ्लो का त्रुटिहीन अनुसरण किया जाता है, जो सभी को अंत से शुरुआत की ओर ले जाता है। आइए अब एक आम काल यात्री की दिनचर्या की कल्पना करते हैं। सुबह वह तरोताजा और ऊर्जा से भरा हुआ जागता है। वह नाश्ता नहीं करता। इसके बजाय वह अपने मुंह से भोजन बाहर निकालता है, जो एक प्लेट पर करीने से इकट्ठा हो जाता है। यही प्रक्रिया उसे पूरे दिन के लिए शक्ति देती है। इसके बाद वह काम पर जाता है, जहां वह 8 घंटे तक विध्वंसक गतिविधियों में लगा रहता है। उदाहरण के लिए, वह कल बने भवन को तोड़कर उसके हिस्से अलग करता है और इस काम के लिए अपने मालिक को भुगतान भी करता है। काम से लौटने पर वह देखता है कि उसका घर लगातार गंदा और अव्यवस्थित होता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए सफाई का मतलब है कचरा फैलाना। और शाम को वह दोस्तों से मिलता है। उनकी बातचीत अलविदा कहने से शुरू होती है। फिर वे उन घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो कल होने वाली है, क्योंकि उन्हें वे पहले से ही याद हैं। वे ऐसे चुटकुलों पर हंसते हैं जो अभी तक सुनाए नहीं गए हैं, और उन फिल्मों पर बहस करते हैं जिन्हें उन्होंने अभी देखा तक नहीं है। फिर वे अलग हो जाते हैं ताकि अगले दिन वे पहली बार मिल सके। सोने से पहले कालयात्री किताब पढ़ता नहीं है, बल्कि उसे अनरीड करता है, यानी अपनी याददाश्त से कुछ पन्ने मिटा देता है। वह बिस्तर पर जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे थकान जमा करने लगता है ताकि वह सुबह तरोताजा उठ सके। उसके सपने अतीत की तस्वीरें नहीं होते, बल्कि भविष्य की साफ यादें होती हैं। वह वही चीजें देखता है जो उसके साथ कल, परसों या एक साल बाद होने वाली है। उसके लिए नींद वास्तविकता से आराम नहीं, बल्कि भविष्य की एक पूर्वाभ्यास है। यह सारी दिनचर्या हमें बेतुकी और निरर्थक लग सकती है, लेकिन उनके लिए यही अर्थ से भरी हुई है। इस सब कुछ पहले से जानने में सुंदरता, अटल सत्य में शांति और पूर्व निर्धारित रास्ते पर चलने में खुशी पाते हैं। उनके जीवन में भविष्य की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन वह अतीत के दुख से भरी है, क्योंकि अतीत उनके लिए एक शाश्वत रहस्य है। क्रोनोस इनवर्सस के निवासी अतीत, वर्तमान और भविष्य को कैसे समझते हैं? हमारे लिए
भविष्य संभावनाओं का क्षेत्र होता है, जबकि अतीत एक अटल सच्चाई। उनके लिए यह धारणा पूरी तरह से उलटी है। उनके लिए भविष्य वह है जो पहले ही घटित हो चुका है और उनकी स्मृति में अंकित है। ये ग्रेनाइट की तरह ठोस और अपरिवर्तनीय है। वे अपने भविष्य को ठीक उसी तरह याद कर सकते हैं जैसे हम अपने अतीत को याद करते हैं। एक क्रोनो यात्री कह सकता है, मुझे याद है कि 10 साल बाद मेरा पैर टूट जाएगा, और यह उनके लिए उतना ही अटल तथ्य होगा जितना हमारे लिए स्कूल के विदाई समारोह की याद। वर्तमान उनके लिए एक क्षण भंगुर बिंदु है जहां भविष्य की यादें हकीकत बन जाती हैं। यह वह पल है जब पूर्व निर्धारित चीजें पूरी होती हैं। वे वर्तमान को ऐसे जीते हैं जैसे हम किसी फिल्म को देखते हैं जिसका अंत हमें पहले से पता हो। इसमें न कोई तनाव है, न कोई रोमांच। यह केवल इस बात को देखने की प्रक्रिया है कि सब कुछ अपने निर्धारित क्रम में कैसे चल रहा है। लेकिन अतीत उनके लिए टेरा इनकॉग्निटा, यानी अज्ञात क्षेत्र है। वे नहीं जानते कि उनके वर्तमान से पहले क्या हुआ था। वे केवल अपने आसपास दिखने वाले परिणामों के आधार पर ही परिकल्पनाएं बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे खंडहर देखते हैं तो वे जानते हैं कि भविष्य में यहां एक सुंदर महल खड़ा होगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उसे किसने और क्यों बनवाया। उनके लिए अतीत अनुमानों, मिथकों और किंवदंतियों का क्षेत्र है। उनका इतिहास तथ्यों का कालक्रम नहीं है, बल्कि जासूसी जांचों का एक संग्रह है। समय की इस उलटफेर वाली धारणा ने उनके विश्व दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया है। वे भविष्य की योजनाएं नहीं बनाते क्योंकि योजनाएं उनके लिए पहले से ही बन चुकी हैं। इसके बजाय वे अतीत के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे प्रगति की ओर अग्रसर नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पतन का सामना करना पड़ेगा। उनका मुख्य दार्शनिक कार्य दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि यह वैसी क्यों बनी जैसी वे इसे भविष्य में याद करते हैं। आइए इस अद्भुत ग्रह पर उनकी भाषा और संचार को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, वे वाक्य उल्टे बोलते हैं, लेकिन यह तो बस हिमखंड का सिरा मात्र है। उनके संचार में आश्चर्य का कोई तत्व नहीं होता। जब दो क्रोनोट्स बात करना शुरू करते हैं तो वे पहले से ही बोले जाने वाले हर शब्द से परिचित होते हैं। उनके लिए संवाद नई जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह जात चीजों की एक औपचारिक पुष्टि है। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त से मिलते हैं और नमस्ते, क्या हाल है कहने के बजाय बातचीत अलविदा, आपसे बात करके अच्छा लगा से शुरू होती है। इसके बाद आप धीरे धीरे उन सभी विषयों को भूलने लगते हैं जिन पर आपने चर्चा की थी, जब तक कि आप उस बिंदु पर नहीं पहुंच जाते जहां आपका दोस्त वह सवाल पूछता है जिसका जवाब आप पहले ही दे चुके हैं। अतः उनके लिए स्वयं बोलने की क्रिया शांति पैदा करने की एक प्रक्रिया है। ध्वनि तरंगे वक्ता से बाहर नहीं निकलती, बल्कि इसके विपरीत वे आसपास के वातावरण से उनके मुंह में एकत्रित होती है। जब कोई क्रोनोट बोलता है तो वह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उसे अवशोषित करता है। उनका लेखन भी उल्टा होता है। वे दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं और अक्षर कागज पर पहले से ही मौजूद होते हैं, जबकि पेन उन्हें मिटाता है। एक पत्र लिखने की प्रक्रिया एक भरे हुए पन्ने को खाली पन्ने में बदलने की क्रिया है, और पढ़ना उस क्रिया को देखना है जब एक सादे कागज पर अक्षर अपने आप प्रकट होते हैं। इस कारण उनमें लेखकत्व की कोई अवधारणा नहीं है। कोई किताब लेखक द्वारा बनाई नहीं जाती, बल्कि वह भविष्य से बस प्रकट होती है। इसीलिए सभी रचनाएं सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती हैं। उनके समाज में झूठ बोलना असंभव है। कोई भविष्य के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है जब उसका साथी उसे उतना ही स्पष्ट रूप से याद रखता है जितना कि वह स्वयं। धोखे का कोई भी प्रयास तुरंत सामने आ जाएगा। इसलिए उनका संचार पूरी तरह से ईमानदार और सीधा होता है, लेकिन इस ईमानदारी में गर्मजोशी नहीं है। इसमें तारीफों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही झात हैं। सांत्वना के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि परिणाम पहले ही तय हो चुका है। उनकी भाषा अनिवार्य को दर्ज करने का एक सटीक,
लेकिन ठंडा उपकरण मात्र है। आइए उन भौतिक नियमों पर बात करें जो इस दुनिया को चलाते होंगे। इसकी नींव में है विपरीत एंट्रोपी, इन्वर्स एंट्रोपी, जहां हमारी कायनात में समय के साथ अराजकता, केओस बढ़ती जाती है। वहीं क्रोनोस इन्वर्सस में हर व्यवस्था क्रम और सुव्यवस्था की ओर अग्रसर होती है। कमरे में बिखरी चीजें अपने आप अलमारियों में सज जाती हैं। मिश्रित तरल पदार्थ खुद खुद अलग अलग हो जाते हैं। गर्मी फैलती नहीं, बल्कि इकट्ठी होती है। अगर आप कमरे के तापमान का एक गिलास पानी छोड़ दें, तो उसका एक हिस्सा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और दूसरा हिस्सा बर्फ बन जाएगा। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यहां उलटे चिन्ह के साथ काम करता है। बाकी नियमों का क्या? गुरुत्वाकर्षण शायद चीजों को एक दूसरे की ओर खींचता ही है, लेकिन इसके परिणाम अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, यहां कोई तारा जलने के लिए गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता नहीं, बल्कि इसके विपरीत यह अपने अंदर से पदार्थ, मैटर को बाहर निकालता है, फैलता जाता है, जब तक कि वह गैस का एक ठंडा बादल न बन जाए। ग्रह धूल से बनते नहीं, बल्कि उसी में बिखर जाते हैं। विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी उल्टा होना चाहिए। प्रकाश स्रोत से निकलता नहीं, बल्कि उसके द्वारा सोख लिया जाता है। बल्ब रोशनी देता नहीं, बल्कि कमरे की रोशनी को खींचकर खुद काला हो जाता है। रेडियो तरंगे सिग्नल भेजती नहीं, बल्कि भविष्य से उसे ग्रहण करती हैं। हो सकता है कि उनका पूरा ब्रह्मांड महाविस्फोट, बिग बैंग के बाद फैलने के बजाय महासंकुचन, बिग क्रंच की तैयारी में सिकुड़ रहा हो। उनके संसार में हर परमाणु, हर कण हमारे विपरीत पथ पर चलता है। यह एक दर्पण दुनिया है, एक विपरीत दुनिया, एंटी वर्ल्ड, जहां सभी कारण और परिणाम आपस में बदल गए हैं। और ऐसी जगह पर होना, अपनी प्रकृति के साथ एक मौलिक विरोधाभास को महसूस करना है। वह प्रकृति जो समय के अटल रूप से आगे बढ़ने की आदी है। आइए हम क्रोनोनॉट्स के सपनों और अवचेतन की दुनिया में उतरे। अगर उनकी जागृत जिंदगी जात भविष्य का सख्ती से पालन करना है, तो जब वे सोते हैं, तब क्या होता है? हमने सोचा था कि उनके सपने बस आने वाले कल का पूर्वाभ्यास होते हैं, लेकिन शायद ये सब और भी जटिल है। हो सकता है कि नींद में ही उनका मन पूर्व निर्धारिता की जेल से बचने का रास्ता खोजता हो। हो सकता है कि वे सपने में भविष्य नहीं, बल्कि अतीत देखते हों। वह नहीं जो होगा, बल्कि वह जो हो चुका है। नींद उनके लिए अनिश्चितता के उस पर्दे के पीछे झांकने का एकमात्र तरीका है, जो उनकी उत्पत्ति को छिपाता है। अपने सपनों में वे देखते हैं कि उनके शहर कैसे बने, उनकी किताबें कैसे लिखी गईं, उनके पूर्वजों ने कैसे खोजें की। ये सपने धुंधले और खंडित होते हैं, ठीक जैसे हमारे अतीत के सपने होते हैं। वे उन्हें समझने, उनका विश्लेषण करने और अपनी उत्पत्ति की पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी दुनिया के मनोविश्लेषक बचपन के आघातों का विश्लेषण नहीं करते, क्योंकि उनका बचपन तो अभी आना बाकी है, बल्कि वे अतीत के सपनों की व्याख्या करते हैं। वे मरीज की मदद करते हैं, ताकि वह समझ सके कि वह कहां से आया है। उनके लिए दुःस्वप्न भविष्य का डर नहीं है, बल्कि अतीत की अनिश्चितता का आतंक है। सबसे डरावना सपना वह होता है जब वे अपनी दुनिया की रचना का क्षण देखते हैं, जब उन्हें अपने उलटे समय के मूल कारण का पता चलता है, क्योंकि यह ज्ञान उनकी आरामदायक अनुमानित दुनिया को नष्ट कर सकता है। इस तरह अवचेतन उनके लिए वर्जित ज्ञान का भंडार बन जाता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति का ज्ञान, चुनाव की संभावना का ज्ञान, उस दुनिया का ज्ञान जहां समय आगे की ओर बहता है। और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जागने के बाद एक पल के लिए आजादी के इस आह्वान को, इस अनजाने भविष्य की इस लालसा को महसूस करते हो। लेकिन फिर जो होना है, उसकी यादें हावी हो जाती हैं और वे अपनी अभ्यस्त पूर्व निर्धारित जिंदगी में लौट आते हैं। नींद उनके लिए समय के विरुद्ध उनका छोटा गुप्त विद्रोह है। ऐसे समाज में युद्ध और संघर्ष की क्या भूमिका होती है? क्रोनोस इन्वर्सस पर होने वाले युद्ध सचमुच एक अजीबोगरीब घटना है।
ये युद्ध शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ शुरू होते हैं। दो राष्ट्र जो वर्तमान में शांति में हैं, अचानक तय करते हैं कि भविष्य में वे दुश्मन थे और वे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं जो उनके आगामी युद्ध को समाप्त करता है। इसके बाद डीएस्केलेशन विउग्रता की प्रक्रिया शुरू होती है। नष्ट हुए शहर धीरे धीरे खंडहरों से स्वयं को फिर से खड़ा करते हैं। सैनिक युद्ध के मैदान में मरते नहीं, बल्कि इसके विपरीत मृत अवस्था से पुनर्जीवित होते हैं। घायल लोग ठीक हो जाते हैं और गोलियां उनके शरीर से निकलकर वापस राइफलों की नली में चली जाती हैं। लड़ाई कोई अराजकता या हिंसा नहीं है, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जहां सब कुछ उल्टी दिशा में चल रहा होता है। सेनापति ऐसे आदेश देते हैं जो पिछली हमलों को रद्द कर देते हैं। सैनिक कब्जा की गई चौकियों से पीछे हटते हैं। युद्ध पहले गोली चलने के साथ समाप्त हो जाता है, जिसके बाद दोनों सेनाएं पूरी व्यवस्था के साथ अपनी शुरुआती स्थिति में लौट आती हैं और फिर राष्ट्रों के बीच वह दुश्मनी कायम हो जाती है जो वास्तव में इस भविष्य के युद्ध का कारण बनी थी। यहाँ युद्ध की प्रेरणा भी अलग है। वे संसाधनों या किसी विचारधारा के लिए नहीं लड़ते। वे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें याद है कि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये समय के प्रति उनका कर्तव्य है, उस चीज को पूरा करना जो पहले से ही निर्धारित है। प्रचार प्रोपेगेंडा दुश्मन से नफरत करने का आह्वान नहीं करता, बल्कि संघर्ष की अनिवार्यता की याद दिलाता है। देशभक्ति यहाँ भविष्य में युद्ध के मैदान में पुनर्जीवित होने के लिए मरने की तत्परता है। यहाँ हथियार विनाश के लिए बनाए जाते हैं। कारखाने टैंक नहीं, बल्कि धातु के ढेर कबाड़ बनाते हैं जो बाद में युद्ध के मैदान में स्वयं को जोड़कर युद्ध मशीनें बन जाते हैं। यह सब युद्ध को एक दुखद लेकिन अपरिहार्य अनुष्ठान रिचुअल में बदल देता है, जिसमें न तो कोई विजेता होता है और न ही कोई हारने वाला। केवल ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो पहले से जात नाटक में अपनी भूमिकाएं निभा रहे होते हैं। आइए कालयात्रियों के धर्म और आध्यात्मिक मान्यताओं पर विचार करें। जब भविष्य पता हो और अतीत एक रहस्य, तो ऐसे में उनकी आस्थाएं किस आधार पर टिकी होंगी? उनके देवता दुनिया के सृजनकर्ता नहीं, बल्कि उसके विनाशक हैं। उनका मानना है कि दूर अतीत में, जो उनके लिए धुंधला है, कोई सर्वोच्च सत्ता या सत्ताओं का समूह था जिसने ब्रह्मांड की रचना की थी, और अब इन देवताओं का काम है इसे धीरे धीरे और व्यवस्थित ढंग से वापस खोलना, इसे आदिम शून्यता की स्थिति में लौटा देना। उनके पैगंबर वे नहीं हैं जो भविष्य बताते हैं, क्योंकि वह तो सभी जानते हैं, बल्कि वे हैं जो अतीत को याद करने की कोशिश करते हैं। ये इतिहासकार रहस्यवादी हैं जो ध्यान और अनुष्ठानों की मदद से समय के पर्दे के पीछे झांककर सृजन के उस कार्य को देखने का प्रयास करते हैं। उनके पवित्र ग्रंथ ऐसी किताबें हैं जो अभी तक लिखी नहीं गई है। उनका विश्वास है कि भविष्य में इन कोरे पन्नों पर उनके मूल के बारे में खुलासे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। उनकी प्रार्थना भविष्य के लिए कोई याचिका नहीं है, बल्कि उस अतीत के लिए आभार है जिसे वे जानते भी नहीं। वे देवताओं का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कभी इस दुनिया को बनाया था, जो अब इतनी खूबसूरती और व्यवस्थित रूप से अपनी शुरुआत की ओर बढ़ रही है। स्वर्ग और नरक की उनकी अवधारणा भी उलटी है। स्वर्ग मृत्यु के बाद का शाश्वत जीवन नहीं है, बल्कि जन्म से पहले की पूर्ण शून्यता की स्थिति है। यह स्रोत की ओर लौटना है, परम सत्ता में विलीन हो जाना है, और नरक, वह तो स्वयं यह जीवन है। यह भविष्य जानने का बोझ है, यह हानि और विस्मरण का अंतहीन चक्र है। इसलिए उनका मुख्य आध्यात्मिक लक्ष्य आत्मा को बचाना नहीं, बल्कि उससे छुटकारा पाना है। उनका ध्येय है ज्ञानवान वृद्ध से लेकर निर्दोष शिशु तक का सफर गरिमा के साथ तय करना और खुशी से उस विदा को स्वीकार करना, यानी शून्यता में जन्म लेना। उनका धर्म पूर्ण नियतिवाद और स्वीकृति का धर्म है, जहां सर्वोच्च सद्गुण भाग्य से लड़ना नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ उसका अनुसरण करना है। आइए एक ऐसे ग्रह पर स्वास्थ्य और चिकित्सा की कल्पना करें
जहां समय विपरीत दिशा में चलता है। यहां बीमारियां फैलती नहीं, बल्कि सिमट समाप्त जाती हैं। इंसान बीमार नहीं पड़ता, बल्कि स्वस्थ होने लगता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति अचानक दवाइयां लेना शुरू करता है। फिर उसमें बीमारी के लक्षण उभरते हैं, जो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जब तक वह उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता जहां उसे संक्रमण हुआ था या कोई चोट लगी थी। यहां डॉक्टर वह नहीं होता जो इलाज करता है, बल्कि वह होता है जो बीमार करता है। उसका काम निदान, डायग्नोसिस करना और इलाज तय करना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत एक स्वस्थ मरीज को देखकर यह पता लगाना है कि वह भविष्य में किस बीमारी से ठीक होगा और उसे निवारक दवा देना है जो लक्षणों को जन्म देगी। सर्जन ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि घावों को उधेड़ते हैं। मरीज एक पूरी तरह से ठीक हुए निशान के साथ आता है। सर्जन चीरा लगाता है और फिर मरीज के शरीर पर घाव अपने आप भरने लगता है, जो अंदर से गोली या छर्रे को बाहर निकाल देता है। बुढ़ापे की प्रक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं, कायाकल्प, रिजुविनेशन की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें भी अपनी बीमारियां वो हैं। उदाहरण के लिए, यहां बुढ़ापे का भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, शिशु प्रतिभा, इन्फेंट जीनियस होती है। व्यक्ति सभी ज्ञान के साथ पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह जवान होता जाता है, उसका मस्तिष्क खराब होता जाता है और वह अपनी याददाश्त और सोचने की क्षमता खो देता है। मानसिक विकार भी मौजूद है। अवसाद, डिप्रेशन, अतीत के लिए अकारण दुख नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए अकारण खुशी है। वह भविष्य जो, जैसा कि सब जानते हैं, केवल नुकसान से भरा है। चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर, अज्ञात भविष्य का डर नहीं है, बल्कि अज्ञात अतीत का आतंक है। स्वास्थ्य सेवा की पूरी प्रणाली जीवन को बनाए रखने पर नहीं, बल्कि इसके व्यवस्थित समापन यानी शुरुआत पर केंद्रित है। चिकित्सा का उद्देश्य जीवन को बढ़ाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को कायाकल्प का यह मार्ग अधिकतम सहजता से पार करने में मदद करना है, ताकि वह अपने बचपन से सम्मानजनक ढंग से मिल सके और विस्मृति, ओब्लिवियन में चला जाए। सरल काल प्रवाह की दुनिया से आए हम यात्रियों को काल यात्री किस नजर से देखते होंगे? उनके लिए हम एक विसंगति है, एक विरोधाभास है। हम एक गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम बोलते हैं, तो उन्हें हमारी बात उलटी सुनाई देती है। उनके लिए यह महज एक बेतुकी आवाज है। जब हम चलते हैं, तो हम सीधा आगे की ओर बढ़ाते हैं। उनके हिसाब से यह घोर लापरवाही है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कहां पहुंचने वाले हैं। उनके संसार में हमारा आना एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र उन्हें भविष्य की अपनी किसी याद में नहीं मिलता। हम ही उनके व्यवस्थित ब्रह्मांड में अप्रत्याशितता का एकमात्र तत्व है, और इसी कारण उनके मन में कई मिलीजुली भावनाएं जन्म लेती हैं। एक और है जिज्ञासा। हम उनके लिए इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि एक भिन्न काल है, एक अलग अतीत है। हम उनकी उत्पत्ति के रहस्य को खोलने की चाबी है। वे हमें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे व्यवहार, हमारी भाषा का विश्लेषण करते हैं, ताकि जान सके कि हमारी दुनिया कैसी है। दूसरी ओर है भय। हम उनके सामंजस्य को तोड़ ढाते हैं। हम उनकी पूर्वानुमेयता में अराजकता लाते हैं। उनके संसार के साथ हमारी क्रिया प्रतिक्रिया अप्रत्याशित परिणाम ला सकती है, शायद काल विरोधाभास पैदा कर सकती है। क्या होगा यदि हम उन्हें उनके अतीत के बारे में बता दें? क्या यह उनकी सभ्यता को नष्ट कर देगा, या इसके विपरीत उन्हें कोई नया उद्देश्य देगा? इसलिए वे हमारे साथ बेहद सावधानी बरतते हैं। वे हमारे लिए खास क्षेत्र बनाते हैं, जहां हम उनके जीवन प्रवाह को बाधित किए बिना रह सके। वे हमसे विशेष अनुवादकों के माध्यम से बात करते हैं, जो एक ही समय में दो कालधाराओं में सोचने की क्षमता रखते हैं। उनके लिए हम एक अन्य लोक से आए दूत भी हैं, और खतरनाक बाहरी भी। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की उनकी एकमात्र आशा भी है, और उनकी स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। और हमारी यहाँ उपस्थिति उनके सामने सबसे बड़ा दार्शनिक प्रश्न खड़ा करती है। क्या हो अगर उनका मार्ग एकमात्र सही मार्ग न हो?
क्या हो अगर चुनने की स्वतंत्रता वास्तव में मौजूद हो? आइए परिवार और रिश्तेदारी की इस अवधारणा पर विचार करें। यहाँ बच्चा वंश को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि उसकी शुरुआत करता है। वह बूढ़े के रूप में जन्म लेता है और उससे छोटे उसके माता-पिता उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन समय के साथ वह और जवान और ताकतवर होता जाता है, जबकि उसके माता-पिता उससे भी ज्यादा छोटे होते जाते हैं। एक ऐसा पल आता है जब बच्चा अपने माता-पिता के हमउम्र हो जाता है और फिर समझदारी के मामले में उनसे बड़ा हो जाता है, भले ही उम्र में वह उनसे छोटा हो। पारिवारिक रिश्ते भूमिकाओं का निरंतर आदान-प्रदान है। पहले माता-पिता अपने बूढ़े बच्चे को पालते हैं, फिर बड़ा हो चुका लेकिन जवान होता जा रहा बच्चा अपने बचपन की ओर लौटते माता-पिता की देखभाल करना शुरू कर देता है। पीढ़ियां एक दूसरे की जगह नहीं लेती, बल्कि वे एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। दादा दादी या नाना नानी पूर्वज नहीं है, बल्कि वे वंशज हैं। आपका जन्म आपके माता पिता से पहले होता है और आपके बच्चे आपसे भी पहले जन्म लेते हैं। उनका वंशावली वृक्ष ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि नीचे की तरफ बढ़ता है। माता पिता और बच्चों के बीच का प्यार भी यहाँ अलग है। यह नवजात बूढ़े के प्रति समझदारी और सम्मान से शुरू होता है और फिर उन माता-पिता की कोमल और थोड़ी दुखद देखभाल के साथ खत्म होता है, जो अब बच्चे बन चुके हैं। यहाँ तलाक, डिवोर्स, विलय, यूनियन होते हैं। दो परिवार यह तय करते हैं कि भविष्य में वे एक ही थे और वे आपस में जुड़ जाते हैं। और शादी अलगाव का एक औपचारिक कार्य है, जब पति-पत्नी यह तय करते हैं कि भविष्य में वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। यह पूरी व्यवस्था हमें उलझी हुई लग सकती है, लेकिन उनके लिए यह स्वाभाविक है। ये उसी अपरिहार्यता के सिद्धांत पर आधारित है। आप अपना परिवार नहीं चुनते, आप बस उसे याद करते हैं और आपका काम है इस पारिवारिक कहानी को विपरीत क्रम में जीना, अंत से शुरुआत की ओर। लेकिन उनके मनोरंजन और फुर्सत का क्या? वो प्राणी जिनके लिए कोई रहस्य या आश्चर्य बचा ही नहीं है, वो फुर्सत कैसे मनाते हैं? उनके सिनेमा घरों में फिल्में उलटी दिखाई जाती हैं। दर्शक क्लाइमेक्स जानते हुए आते हैं और देखते हैं कि कहानी अपने शुरुआती बिंदु की ओर कैसे बढ़ रही है। उनके लिए रोमांच इस बात में नहीं होता कि अंत क्या होगा, बल्कि इस बात में होता है कि शुरुआत क्या थी। सबसे लोकप्रिय शैली जासूसी फिल्में होती है, जहां शुरुआत में हत्यारा जात होता है और अंत में हत्या का मकसद सामने आता है। नाट्य प्रस्तुतियां भी विपरीत क्रम में चलती है। नाटक की शुरुआत अभिनेताओं के सम्मान और तालियों से होती है, फिर वे आखिरी एक्ट करते हैं, फिर उससे पहले वाला और ऐसे ही शुरू तक जाते हैं। अभिनेता अपनी भूमिका याद नहीं करते, बल्कि नाटक आगे बढ़ने के साथ उसे भूलते चले जाते हैं। खेल एंटी अचीवमेंट यानी विपरीत उपलब्धि की प्रतियोगिताएं हैं। स्टेडियम में धावक फिनिश लाइन से दौड़ना शुरू करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट की ओर भागते हैं। विजेता वो माना जाता है जो सबसे आखिर में पहुंचता है। तैराक सबसे तेज तैरने की होड़ नहीं लगाते, बल्कि इसके विपरीत वे सबसे धीमे तैरने का प्रयास करते हैं। रिकॉर्ड सबसे धीमा समय होता है। शतरंज का खेल शह और मात यानी चेकमेट से शुरू होता है और खिलाड़ी बारी बारी से मोहरों को उनकी शुरुआती जगह पर वापस रखते हैं। जो खिलाड़ी सबसे पहले अपने सभी मोहरे वापस रख देता है, वह हार जाता है। उनके ये सारे मनोरंजन झात भविष्य को फिर से जीने का एक तरीका मात्र है। वे इनमें एड्रेनालाइन यानी उत्सुकता या नए अनुभव नहीं तलाशते। वे इनमें समय के त्रुटिरहित तंत्र को देखने का सौंदर्य सुख ढूंढते हैं। उनकी फुर्सत नियति यानी पूर्व निश्चितता पर एक तरह की ध्यान साधना है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे उन्हें एक बार फिर यकीन हो जाए कि सब कुछ अपने तयशुदा क्रम में चल रहा है और इसी में उन्हें सुंदरता और शांति मिलती है। आइए क्रोनोस इन्वर्सस की शिक्षा प्रणाली की कल्पना करते हैं। यह हमारी प्रणाली से बिल्कुल विपरीत है। इसका उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि उसे वापस लेना है। यहाँ बच्चा एक ज्ञानी वृद्ध के रूप में पैदा होता है। उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं, वह पहले से ही सब कुछ जानता है।
जीवन के शुरुआती वर्ष घर पर विस्मरण शिक्षा डी एजुकेशन के होते हैं, जहां माता पिता उसे सबसे जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को भूलने में मदद करते हैं। इसके बाद वह विश्वविद्यालय जाता है। यहाँ प्रोफेसर, जो अपने छात्रों से युवा और कम बुद्धिमान होते हैं, ऐसे व्याख्यान देते हैं जो ज्ञान को मिटा देते हैं। छात्र ऐसी परीक्षाएं देते हैं जहां उन्हें यह साबित करना होता है कि वे कितना भूल चुके हैं। अव्वल, टॉपर, वह माना जाता है जो कोरा कागज जमा करता है। विश्वविद्यालय के बाद वे कॉलेज जाते हैं, जहां वे व्यापक ज्ञान और बुद्धि से मुक्ति पाते हैं। फिर स्कूल में, जहां वे लिखना, गिनना और पढ़ना भूल जाते हैं। और अंत में किंडरगार्टन में, जहां वे परम आनंदमय अज्ञानता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। यहाँ शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि उसका शोषक होता है। उनका काम ऐसा माहौल बनाना है जहां भूलने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी ढंग से हो सके। उनकी पाठ्य पुस्तकें गायब होने वाली स्याही से लिखी जाती हैं। हर पढ़े गए पन्ने के साथ उस पर लिखा पाठ मिट जाता है। पुस्तकालय ऐसी जगह है जहां किताबें दी नहीं जाती, बल्कि ली जाती है, ताकि उन्हें पूरी तरह से साफ किया जा सके। यह पूरी प्रक्रिया हमें बेतुकी लग सकती है, लेकिन ये उनकी विश्व व्यवस्था का तार्किक परिणाम है। यदि जीवन ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ना है, तो शिक्षा को इस प्रक्रिया में बाधा डालने के बजाय मदद करनी चाहिए। उनका आदर्श एक प्रबुद्ध मस्तिष्क नहीं, बल्कि एक कोरा कागज है जो अनस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस में विलीन होने के लिए तैयार है। आइए प्रगति, प्रोग्रेस की अवधारणा पर बात करते हैं। हमारी दुनिया में प्रगति का मतलब है आगे बढ़ना, तकनीक का विकास, ज्ञान का संचय और जीवन स्तर में सुधार। लेकिन क्रोनोस इन्वर्सस पर सब कुछ विपरीत है। उनके लिए प्रगति वास्तव में प्रतिगति, रिग्रेस है। उनकी सभ्यता जटिलता से सरलता की ओर बढ़ रही है। उन्हें याद है कि उनके भविष्य में उड़ने वाली गाड़ियां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और अंतरतारकीय यात्राएं थीं। लेकिन उनका वर्तमान गाड़ियों और कंप्यूटरों की दुनिया है। और उनका अतीत, जो हमारे लिए भविष्य है, पहले भाप इंजन की दुनिया था और फिर पत्थरों के औजारों का। उनके इंजीनियर और वैज्ञानिक नई चीजें बनाने पर नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को विघटित, डिकंस्ट्रक्ट करने पर काम करते हैं। वे जटिल मशीनों को इसलिए खोलते हैं ताकि ये समझ सकें कि उन्हें और सरल कैसे बनाया जाए। उनका लक्ष्य जटिलता बढ़ाना नहीं, बल्कि सरलता लाना है। यह विपरीत प्रगति हर चीज में झलकती है। वास्तुकला गगनचुंबी इमारतों से झोपड़ियों की ओर जा रही है। चिकित्सा जीन इंजीनियरिंग से हटकर जड़ी बूटियों के इलाज की तरफ लौट रही है। कला जटिल सिम्फनी से साधारण धुनों में बदल रही है। उनका स्वर्ण युग आगे नहीं, बल्कि पीछे है, उस दूर के भविष्य में जो उन्हें याद है। और आगे उनका इंतजार आदिम अवस्था कर रही है। लेकिन वे इसे त्रासदी नहीं मानते। इसके विपरीत यह उनके लिए सामंजस्य, हार्मनी और प्रकृति में विलीन होने का मार्ग है। उनका मानना है कि जटिलता समस्याओं को जन्म देती है, जबकि सरलता खुशी देती है। उनकी सभ्यता ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वह इसमें घुल मिल जाना चाहती है। और उद्गम की ओर इस पीछे की गति में उन्हें अपने अस्तित्व का एक अनूठा और विशिष्ट अर्थ मिलता है। कालयात्री अंतरिक्ष को कैसे देखते हैं? क्या उनका विपरीत समय उनकी इस खास अंतरिक्ष की धारणा से जुड़ा हुआ है? शायद हां। यदि हमारे लिए अंतरिक्ष आगे बढ़ने का और नई जगह जीतने का मैदान है, तो उनके लिए यह वह चीज है जिससे उन्हें बाहर निकलना है। उनके लिए यात्रा ए से बी तक जाना नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत बी से ए तक आना है। वे अपनी यात्रा गंतव्य यानी डेस्टिनेशन से शुरू करते हैं और आरंभ बिंदु पर समाप्त करते हैं। उनके संसार का नक्शा यह नहीं दिखाता कि वे कहाँ हैं, बल्कि यह दिखाता है कि वे कहाँ होंगे। वे नई भूमियों की खोज नहीं करते, बल्कि उन्हें बंद करते हैं, यानी वहां से निकलने के बाद उन्हें नक्शे से मिटा देते हैं। शायद उनके लिए स्वयं अंतरिक्ष भी स्थिर नहीं है। यदि उनका ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, तो वस्तुओं के बीच की दूरी भी लगातार कम होती जाती है। आकाश गंगा यो दूर नहीं जा रही,
बल्कि पास आ रही हैं। आसमान के तारे धुंधले नहीं, बल्कि और तेज हो रहे हैं। दूरियां घट रही हैं। इससे घुटन, क्लाउस्ट्रोफोबिया का एहसास होना चाहिए। एक ऐसा एहसास कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया सिकुड़ती जा रही है। लेकिन शायद उनके लिए यह सामान्य बात है। ये तो सिर्फ उस सार्वभौमिक नियम का एक और प्रमाण है, जहां सब कुछ वापस उसी मूल बिंदु की ओर लौट रहा है। उसी विलक्षणता, सिंगुलैरिटी की ओर, जहां से यह सब शुरू हुआ था। उनके अंतरिक्ष यात्री दूसरे ग्रहों की ओर उड़ते नहीं हैं, बल्कि वहां से वापस आते हैं। उनके यान किसी अंतरिक्ष केंद्र, कॉस्मोड्रोम से नहीं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह की कक्षा से उड़ान भरते हैं और अपने गृह ग्रह पर उतरते हैं। उनके लिए अंतरिक्ष आखिरी सीमा नहीं, बल्कि आरंभिक बिंदु है। और उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर सिकुड़ते हुए ब्रह्मांड के केंद्र की ओर निर्देशित है। आइए सबसे जटिल और विरोधाभासी विषय, कारणता, कॉज़ैलिटी, फिर बात करते हैं। हमारे जगत में कारण हमेशा परिणाम से पहले आता है। हम स्विच दबाते हैं, कारण, और रोशनी जल जाती है, परिणाम। मगर क्रोनोस इनवर्सस पर सब कुछ उलटा है। वहां परिणाम पहले आता है और कारण बाद में। जैसे लाइट बुझ जाती है, परिणाम, और उसके बाद कोई आकर स्विच दबाता है, कारण। टूटी हुई फूलदान जमीन पर पड़ी है, परिणाम, और फिर बिल्ली मेज पर कूदती है और उसे गिराती है, कारण। इसे ही विपरीत कारणता, रिवर्स कॉज़ैलिटी कहते हैं। ऐसे जगत में रहने का मतलब है लगातार यह देखना कि दुनिया खुद को कैसे संतुलित कर रही है। आप नतीजा देखते हैं और फिर उस प्रक्रिया को देखते हैं जिसने उस नतीजे को जन्म दिया। यह चीज जिम्मेदारी और स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, की पूरी अवधारणा को बदल देती है। अगर आप देखते हैं कि आपका घर जल चुका है, तो आप जानते हैं कि अतीत में आपको या किसी और को उसे जलाना जरूरी होगा। आप ऐसा करने से बच नहीं सकते, वरना कारणता का नियम टूट जाएगा। यह एक ऐसे जगत का निर्माण करता है जहां संयोग, चांस नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ भी होता है वह यूं ही नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसका भविष्य में एक परिणाम होना तय है। अगर आप ठोकर खाकर गिर गए हैं, तो इसका मतलब है कि भविष्य में आपको जमीन पर लेटना जरूरी था। उस दुनिया के भौतिक विज्ञानी, फिजिसिस्ट्स, ऐसे नियमों की तलाश नहीं करते जो यह बताएं कि कारणों से परिणाम कैसे उत्पन्न होते हैं। वे ऐसे नियम खोजते हैं जो यह समझाए कि परिणामों से कारण कैसे निकलते हैं। उनका पूरा विज्ञान, दर्शन और रोजमर्रा का जीवन इसी मूलभूत सिद्धांत पर टिका हुआ है। वे कारणों के संसार में नहीं, बल्कि लक्ष्यों के संसार में जीते हैं। हर घटना का भविष्य में अपना एक उद्देश्य, गोल होता है, और ये पूरी दुनिया उन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह पूर्ण उद्देश्यवाद, टोटल टेलियोलॉजी का संसार है, जहां हर चीज का एक तयशुदा मकसद है। जरा सोचिए, उस दुनिया में भावनाओं का अनुभव कैसा होगा जहां समय उलटा चलता है। किसी अच्छी घटना की खुशी आपको उसके होने से पहले ही मिल जाती है। आप पहले हंसते हैं और उसके बाद कोई आपको चुटकुला सुनाता है। आपको पहले राहत महसूस होती है और फिर आप कोई मुश्किल समस्या हल करते हैं। यानी भावना हमेशा उस घटना से पहले आती है जो उसका कारण बनती है। लेकिन दुख का क्या? किसी प्रियजन के खोने का गम उसके जन्म से बहुत पहले आ जाता है। आप उस व्यक्ति का शोक मनाते हैं जो अभी भी जिंदा और स्वस्थ है, और जब वह अंततः दुनिया से जाता है, तो आपको खुशी और शांति महसूस होती है। जैसा कि हमने कहा, प्यार की शुरुआत बिछड़ने के दर्द से होती है और उसका अंत पहली मुलाकात की खुशी पर होता है। डर इस बात का भय नहीं है कि क्या हो सकता है, बल्कि यही उस कारण का बेचैन इंतजार है जो पहले ही हो चुका है। उदाहरण के लिए, आप पहले दर्द महसूस करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आप पर पत्थर गिर रहा है। आपका डर पत्थर की तरफ नहीं होता, बल्कि उसके गिरने के इंतजार पर टिका होता है। भावनाओं का यह उलटाव एक बहुत ही अजीब आंतरिक स्थिति पैदा करता होगा। आपकी भावनाएं हमेशा वास्तविकता से आगे चलती हैं। आप एक ऐसे शाश्वत डेजावू
में जी रहे हैं, जहां भावनाएं आपके अपने जीवन की स्पॉइलर हैं। हो सकता है कि समय के साथ इन समय यात्रियों ने अपनी भावनाओं को दबाना सीख लिया हो, ताकि उन्हें पहले से पता घटनाओं को जीने का अनुभव खराब ना हो। या इसके विपरीत, वे इस भावनात्मक भविष्यवाणी को महत्व देते हों, जो उन्हें सदमों से बचाती है और उन्हें किस्मत के हर मोड़ के लिए तैयार रखती है। उनका भावनात्मक संसार आश्चर्य से रहित है, लेकिन शायद गहरे जख्मों से भी मुक्त है। आइए संकल्प की स्वतंत्रता, फ्री विल पर विचार करें। क्या यह समय यात्रियों, क्रोनोनॉट्स के पास होती है? हमारे दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से नहीं। उनका भविष्य उनकी यादों में पहले ही दर्ज हो चुका है और वे इससे भटक नहीं सकते। वे समय के हाथों की कठपुतलियां हैं, जो उन्हें विपरीत दिशा में खींच रहा है। जो कुछ उन्हें याद है, उससे अलग करने का कोई भी प्रयास असफल होना तय है। यदि आपको याद है कि कल आप दाईं ओर मुड़ेंगे, तो आप बाईं ओर नहीं मुड़ सकते। कोई अज्ञात शक्ति या शायद उनके संसार का साधारण तर्क उन्हें सही चुनाव करने के लिए मजबूर कर देगा। यह कठोर नियतिवाद, हार्ड डिटर्मिनिज्म है। लेकिन वे स्वयं अपने जीवन को कैसे देखते हैं? क्या वे खुद को बंधन में मानते हैं? शायद नहीं। उनके लिए स्वतंत्रता की अवधारणा पूरी तरह से अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, उनके लिए स्वतंत्रता चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि चुनाव से मुक्ति है। वे इस पीड़ादायक दुविधा से मुक्त हैं कि क्या करना है, गलती करने के डर से मुक्त है और गलत फैसलों के पछतावे से मुक्त है। उनका मार्ग स्पष्ट और पूर्व निर्धारित है और इसी में उन्हें शांति और सामंजस्य मिलता है। उनके लिए स्वतंत्रता अपनी नियति के साथ अधिकतम सटीकता और पूर्णता के साथ तालमेल बिठाने का अवसर है। अपनी ही कहानी के एक आदर्श अभिनेता बनना। वे कह सकते हैं कि यह हम हैं, जिनका भविष्य अज्ञात है और जिनके पास चुनाव की स्वतंत्रता है। वास्तव में हम ही स्वतंत्र नहीं हैं। हम अपनी वासनाओं, अपने संदेहों, अपनी चिंता के गुलाम हैं। हमें लगातार गलती करने का डर सताता है, लेकिन वे इन सब चीजों से मुक्त हैं। वे बस यह जानते हुए जीते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। यह एक बहुत जटिल दार्शनिक प्रश्न है और इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या अर्थ भरते हैं। अब जब हम इस दुनिया की इतनी गहराई में उतर चुके हैं, तो आइए उन विरोधाभासों पर विचार करें जो इससे पैदा होते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है दादाजी का विरोधाभास, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार देते हैं, तो आपका जन्म ही नहीं होगा, और अगर आपका जन्म नहीं हुआ, तो आप अतीत में जाकर उन्हें मार नहीं सकते। उल्टे समय वाली दुनिया में यह विरोधाभास भी मौजूद है, लेकिन यह एक उल्टे रूप में सामने आता है। इसे हम पोते का विरोधाभास, ग्रैंडसन पैराडॉक्स कह सकते हैं। मान लीजिए, आपको पता है कि भविष्य में आपका एक पोता होगा। आपको उसकी याद है। लेकिन अगर आप कभी बच्चे पैदा न करने का फैसला करते हैं, तो क्या होगा? आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके पोते की याद के विपरीत होगा। लेकिन भौतिक रूप से आपको कौन रोकता है? इस विरोधाभास का समाधान उनकी दुनिया में बहुत सीधा है। वास्तविकता की संरचना ही आपको ऐसा निर्णय लेने की अनुमति नहीं देगी, जो पहले से हो चुके भविष्य के खिलाफ हो। और सूचना के विरोधाभास, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में क्या? कल्पना कीजिए कि भविष्य में एक वैज्ञानिक एक परपेचुअल मोशन मशीन का आविष्कार करता है। वह उसकी पूरी योजना रिकॉर्ड कर लेता है। यह जानकारी अतीत की यात्रा करती है, यानी हमारे भविष्य में पहुंचती है। दूसरा वैज्ञानिक उस योजना को ढूंढता है और मशीन बना लेता है। लेकिन फिर इसका आविष्कार किसने किया? जानकारी बिना किसी मूल स्रोत, ओरिजिनल सोर्स के कहीं से भी प्रकट हो जाती है। यह विरोधाभास उनके तकनीकी पतन, टेक्नोलॉजिकल रिग्रेस का आधार हो सकता है। उनका सारा ज्ञान भविष्य से आई ऐसी जानकारी है जिसका कोई लेखक नहीं है। वे कुछ भी नया नहीं बनाते, बल्कि केवल उसी चीज को दोहराते हैं जो भविष्य में न जाने किसने पहले ही बना दी है। उनकी दुनिया ऐसे तार्किक चक्रों, लॉजिकल साइकिल्स और बंद लूपों, क्लोज्ड लूप्स से भरी पड़ी है।
और हो सकता है उन्होंने बस इन पर ध्यान न देना सीख लिया हो। वे इन्हें अपनी अजीब और उलटी हुई वास्तविकता का एक अभिन्न अंग मानकर स्वीकार करते हैं। हम अपनी इस वैचारिक यात्रा के अंत पर आ गए हैं। अब क्रोनोस इन्वर्सस को अलविदा कहने का समय आ गया है। हमारा यान उड़ान भरने के लिए तैयार है। हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां हमने कदम रखा था, मगर हमारे लिए काफी वक्त गुजर चुका है, जबकि इस दुनिया के लिए एक पल भी नहीं बीता। हम इस अद्भुत जगह की यादें अपने साथ ले जा रहे हैं, पर यह कोई निशान नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हमारे सारे निशान तो हमारे आने से पहले ही यहां मौजूद थे और हमारे प्रकट होते ही मिट गए। इस दुनिया पर एक आखिरी नजर उन पेड़ों पर जो अपने पत्ते वापस खुद में समेट रहे हैं, उन नदियों पर जो पहाड़ों की ओर बह रही हैं, उन खंडहरों पर जिन्हें अपनी भविष्य की भव्यता याद है, उन लोगों पर जो पीठ के बल अपने अतीत की ओर जा रहे हैं। यह दुनिया महज कल्पना नहीं है, यह एक वैचारिक प्रयोग है जो हमें सबसे मूलभूत चीजों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। समय क्या है? स्मृति क्या है? जीवन क्या है? हम यह मानकर चलते हैं कि समय का तीर केवल एक ही दिशा में चलता है। लेकिन क्या हो अगर यह महज एक संभावना हो? क्या हो अगर ब्रह्मांड में कहीं या किसी और आयाम में अलग नियमों वाली दुनियाएं मौजूद हों? ऐसी दुनियाएं जहां मृत्यु ही शुरुआत है और ज्ञान एक अभिशाप है। ऐसी दुनियाएं जहां चुनने की आजादी नहीं है, पर परम शांति है। ऐसे काल्पनिक संसारों का अध्ययन हमारी चेतना का विस्तार करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा अपना अनुभव कितना नाजुक और अनूठा है। ये हमें अपने अज्ञात भविष्य, अपनी पसंद चुनने की क्षमता और कुछ नया रचने और बनाने के अवसर को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। और देखिए, हमारा अंतरिक्ष यान सतह से ऊपर उठ चुका है। विपरीत समय का अनुभव देने वाला वो ग्रह अब दूर जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होकर एक रोशनी के बिंदु में बदल रहा है और फिर खुद में सिमटकर विलीन हो जाता है। हम अपने सामान्य संसार में वापस आ चुके हैं, जहां समय अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ता है। हम फिर महसूस करते हैं कि भविष्य हमारे सामने है, अपार संभावनाओं और अनिश्चितताओं से भरा हुआ। अब हम फिर से योजनाएं बना सकते हैं, सपने देख सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास भी। क्रोनोस इन्वर्सस पर जो अनुभव हमें मिला, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसने हमारी धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। अब किसी बुजुर्ग को देखकर हमें यह नहीं लगता कि वह जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा है, बल्कि वह एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा है। खंडहरों में हमें केवल अतीत नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण की अपार संभावनाएं भी दिखती हैं। और संगीत सुनते समय हम उस मौन पर विचार करते हैं जिससे वह जन्मा था और जिसमें उसे लौटना है। अब हम ये समझने लगे हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य किसी सीधी रेखा पर केवल बिंदु मात्र नहीं है। ये जटिल, गहरे तौर पर जुड़े हुए विचार हैं। हमारा अतीत हमारी स्मृति में जीवित रहता है और हमारे वर्तमान को आकार देता है, और हमारा वर्तमान, हमारे आज के निर्णय ही हमारे भविष्य की रचना करते हैं। हम समय यात्रियों की तरह केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। हम अपने समय के सक्रिय निर्माता हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और यही हमारा सबसे बड़ा वरदान भी। हमारी यात्रा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन इस पर मंथन अभी शुरू हुआ है, और शायद यही मंथन हमें खुद को और इस विशाल, रहस्यमय ब्रह्मांड में अपनी वास्तविक जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। हमारा अंतरिक्ष यान वापस उसी शुरुआती बिंदु पर लौट आया है। समय के विपरीत बहने वाले ग्रह की हमारी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। हमने एक ऐसी दुनिया देखी जो पूरी तरह से उलट-पलट थी, जहां मृत्यु ही जन्म है, ज्ञान एक बोझ है और भविष्य एक तयशुदा पुरानी याददाश्त है। हम एक ऐसी सभ्यता से मिले जो पूर्ण नियतिवाद, प्री डिटर्मिनेशन में जीती है। वहां न तो कोई आश्चर्य है, न ही चुनने की कोई आजादी, लेकिन हाँ, उनकी अपनी एक अजीब सी शांति और तालमेल जरूर है। इस दुनिया ने हमें अपनी रोजमर्रा की चीजों पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया।
उस प्यार पर जो विदाई से शुरू होता है, उस कला पर जो शून्यता की ओर जाती है, और उस प्रगति पर जो अंततः सादगी की ओर ले जाती है। लेकिन सबसे बड़ी खोज यह थी कि हमारी अपनी वास्तविकता कितनी ज्यादा अनमोल है। हमारा यह अधिकार कि हम भविष्य न जाने, अपनी राह चुनने की हमारी क्षमता, हैरान होने, गलतियां करने और सीखने का हमारा मौका, यह सब हमें यूं ही नहीं मिला है। यह एक महान वरदान है। यह व्याख्यान सिर्फ अंतरिक्ष की यात्रा नहीं था, बल्कि यह हमारे अपने मन के भीतर, हमारी चेतना की गहराई तक का सफर था, जो हमारे दुनिया को देखने के मूल आधारों तक पहुंचता है। और अब, जब आप वापस अपने कमरे में, अपनी बिस्तर पर लौट रहे हैं, तो आप समय के इस जाने पहचाने बहाव को महसूस कर सकते हैं, जो आपको धीरे धीरे शांत कर रहा है। अतीत पीछे छूट गया है, भविष्य अनिश्चित है, बचा है तो बस ये पल, सुकून और खामोशी का यह पल। उस अजीब दुनिया की तस्वीरों को धीरे धीरे घुल जाने दे, अपने पीछे सिर्फ गहरे आराम का एहसास छोड़ जाए। मेरे साथ ये समय बिताने के लिए धन्यवाद। अगर इस यात्रा ने आपको आराम करने और सोने की तैयारी में मदद की है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नए लेक्चर मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं, जिस पर आप सोते सोते सोच सकते हैं। अगर आपको अपना पूरा भविष्य शुरुआत से अंत तक जानने का मौका मिले, तो क्या आप जानना चाहेंगे? जागने के बाद अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अभी बस आराम करें। शुभ रात्रि और मीठे सपने।